क्वेश्चन नोट करिएगा इसमें कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स calculate the force of calculate the force of gravitation between two objects. Calculate the force of gravitation between two objects of masses 50 kg and 120 kg respectively. Of masses 50 kg and 120 kg respectively. Calculate the force of gravitation between two objects of masses 50 kg and 120 kg respectively, kept at a distance of 10 meter, kept at a distance of 10 meter, kept at a distance of 10 meter from one another, from one another. Kept at a distance of 10 meter from one another. और इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इज इक्वल टू 6 पॉइंट। वैसे तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -11, लेकिन यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा होता है हम वो वाली वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 6.7 into 10 की पावर -11। यहाँ दे रखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इज इक्वल टू 6.7 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो ये बोल रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस दिस। तो हम जानते हैं कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए, तब हम उसी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोल देते हैं ग्रेविटी। ठीक है, तो जरा देखिएगा यहाँ कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो अब आप देखिए इसमें मेरे को दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों के मास दे रखे हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट का मास m1, इसको बोल दीजिए 50 किलोग्राम। दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास m2, इसको बोल दीजिए 120 किलोग्राम। m1 और m2 50 किलोग्राम और 120 किलोग्राम, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम r, डिस्टेंस को बोल देते हैं r। वो दे रखा है 10 मीटर और कैपिटल G की वैल्यू तो ये दे ही रखी है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम ये देखते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो बॉडीज, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो किस तरह से निकाला जाता है। देखिएगा F is equal to capital G m1 m2 upon r square। F is equal to capital G m1 m2 upon r square। तो F is equal to capital G कितना है 6.7 into 10 की पावर -11। 6.7 into 10 की पावर -11 multiplied by m1 m2 50 multiplied by 120।
50 मल्टीप्लाई बाई 120 अपॉन रेडियस कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर f is equal to 6.7 into 10 की पावर minus 11, 50 मल्टीप्लाई बाई 120 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ये मेरे पास आ गया 12 5 60, f is equal to 6.7 multiplied by 12 5 60, ये हो गया 60 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 11। यहाँ से ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो f की वैल्यू आ गई 6 7 का 42, 4 कैरी, 6 6 का 36 और 4 402 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ गया? बताइए बताइए क्लियर है? इंदर? यस सर। ठीक है, योग बताइए। योग क्लियर है? आवाज नहीं आ रही है, चलिए अक्षर तुम बताओ। यस सर। ठीक है, शिवांश क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है जी, आदित्य और अनमोल तुम बताइए दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 150 किलोग्राम। What is the force of gravity on a body of mass? What is the force of gravity on a body of mass 150 kilogram lying on the surface of Earth? Lying on the surface of Earth? Question mark. फिर इन्होंने कुछ डिटेल्स दे रखी है हमको, जैसे कि मास ऑफ अर्थ, यहाँ दे रखा है हमको मास ऑफ अर्थ ये दे रखा है 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम, 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ ये गिवन है 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर, 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर ये दे रखा है। और कैपिटल जी की वैल्यू अगेन, कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये पूरा डेटा दे रखा है। अब जरा देखिएगा इसमें मुझे किस तरीके से करना है। यहाँ पर व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास, अब आप देख लीजिए जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसी के हिसाब से क्वेश्चन में भी पूछ रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब उन दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो जाती है तो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 150 किलोग्राम लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि वो अर्थ के सरफेस पर लाई कर रहा है, तो अर्थ पे और उस बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट तो वो है जिसका मास है 150 किलोग्राम और दूसरा ऑब्जेक्ट है पूरी बड़ी अर्थ। तो जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो
तब उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक है, देखिएगा ये इस तरह से होगा, जैसे ये हमारे पास अर्थ हो गई पूरी, और अर्थ के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के मास को बोल दीजिए m1, m1, और जो अर्थ है, अर्थ के मास को बोल दीजिए m2। ऑब्जेक्ट का मास हो गया m1 और अर्थ का मास हो गया m2। अब जो ग्रेविटी जो लगती है अर्थ के और किसी भी बॉडी के बीच में जो ग्रेविटी लगती है, तो ग्रेविटी एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट के और इस अर्थ के सेंटर के बीच में, ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये दे रखा है तो अब हम ये करेंगे क्लियरली, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे यहाँ पर, वही G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो कैपिटल F इज इक्वल टू G की वैल्यू 6.7 into 10 की पावर -11, 6.7 into 10 की पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय m1 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास कितना बेटा 150, मल्टीप्लाइड बाय m2 क्या है, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना 6 into 10 की पावर 24, 6 into 10 की पावर 24। ठीक, और G m1 m2 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना 6.4 into 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर, तो 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करिए, देखिएगा किस तरह से होगा। F is equal to 6.7 into 10 की पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय 150 into 6, 15 6 90 होता है और एक जीरो और, तो 900 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 24 अपॉन 6.4 का होल स्क्वायर, 6.4 multiplied by 6.4, 4 4 is 16, 1 carry, 4 6 are 24 और 1 25, तो 2 carry आ गया, 6 4 are 24, तो 2 carry, 6 6 are 36 और 2 38, 6 हो गया, 5 plus 4 9, 2 plus 8 10, 1 carry, 1 plus 3 4, 4 0 9 6। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट, यानी कि टोटल पॉइंट के बाद दो डिजिट आ गए। ठीक है, तो मैं राइट से दो डिजिट काउंट करूंगा 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, ये हो गया 40.96 मल्टीप्लाइड बाय, जैसे 10 की पावर 6 का स्क्वायर है, तो जब पावर की पावर होती है 10 की पावर 6 की पावर 2, तो जब पावर की पावर होती है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 की पावर 6 की पावर 2 कितना हो गया, 10 की पावर 12 हो गया। 10 की पावर 12, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 9 7 are 63 और 9 में से 100 निकाल दो अलग, 9 7 का 63, 6 कैरी आ गया, 9 6 का 54 और 6 60.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11, 9 में से 100 अलग निकाल दिया तो क्या बचा, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 24, और ये 10 की पावर 12 को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 10 की पावर -12।
अपॉन 40.96। देखिए हमने क्या करा, जैसे 900 था ना, तो 900 में से मैंने 9 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 900 को मैंने लिख दिया 9 मल्टीप्लाइड बाई 100, 9 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 6.7 से, तो 9 7 जा 63, 6 कैरी आ गया, 9 6 जा 54 और 6 कितना हो गया 60, तो 60.3 ये आ गया। ठीक, फिर 10 की पावर माइनस 11 एज इट इज था, 9 को मैंने क्या लिखा था 9 into 100, 100 क्या हो गया 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 24 एज इट इज था, एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर में था 10 की पावर 12, ये न्यूमरेटर में आगे हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12। अब देखिएगा 60.3 मल्टीप्लाइड बाई, जब बेस सेम होते हैं तो पावर सारी ऐड अप हो जाती है, तो 2 प्लस 24 ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 24 माइनस 11 माइनस 12 अपॉन 40 अब आप क्या करिए 60.3 को 40.96 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूँ, इस 60.3 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 40.96 से, देखिएगा 60.3 divided by 40.96, ये हो गया 1.47, ये आ गया 1.47 मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस 2 कितना हो गया 26 और 12 और 11 कितना हो गया 23। ठीक है, तो 1.47 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, बेटा 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 1000, उसको मैं क्या लिखूंगा 1.47 पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 147 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया 1470 न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, बताइए जी क्लियर है? यस सर। दिव्यांशी क्लियर है? ठीक है, गरिमा, यस सर। न्यासा, न्यासा क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है जी, 2 क्वेश्चन ये हो गए, इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, मैं ग्रेविटेशन पर आज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट हो मेरे से कल पूछ सकते हैं, परसों में टेस्ट होगा इसका, जो डिले हो गया, और मैंने पहले भी बोला था आपको लास्ट वीक लेने के लिए, कल भी मैं नहीं ले पाया, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं आपका परसों इसका टेस्ट लूंगा वेडनेसडे को। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मास ऑफ सन is 2 into 10 की पावर 30 किलोग्राम, is 2 into 10 की पावर 30 kilogram. The mass of sun is 2 into 10 की power 30 kilogram. And the mass of earth is 6 into 10 की power 24 kilogram. If the average distance between the sun and the earth
if the average distance between the sun and the earth, if the average distance between the sun and the earth be 1.5 into 10 की power 8 किलोमीटर, be 1.5 into 10 की power 8 किलोमीटर, है ना? Calculate the force of gravitation between them. Calculate the force of gravitation. Calculate the force of gravitation between them. Calculate the force of gravitation between them. अब आप देखिएगा यहाँ पर इन्होंने बोला कि मास ऑफ सन इज 2 into 10 की पावर 30, तो एक तो ऑब्जेक्ट दे रखा है सन और एक ऑब्जेक्ट दे रखा है अर्थ, और अर्थ और सन के बीच में मेरे को इन्होंने बोला है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालिए आप अर्थ और सन के बीच में। तो मैंने ये कहा कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये हो गई अर्थ, और यहाँ कहीं हो गया सन। अर्थ के मास को आप बोल दीजिए m1, सन के मास को आप बोल दीजिए m2, ठीक है। और इन्होंने बोला एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ भी 1.5 into 10 की पावर 8 किलोमीटर। तो देखिए सन भी एक स्फेरिकल बॉडी है, अर्थ भी एक स्फेरिकल बॉडी है, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्टेंस दोनों के सेंटर्स के बीच का होता है, ठीक है। तो इन दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस मुझे दे रखा है कितना, 1.5 into 10 की पावर 8 किलोमीटर, तो इसको आर बोलेंगे 1.5 into 10 की पावर 8 किलोमीटर। बताइए क्लियर है? क्लियर है इतना कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट सन है, ये क्लियर है? शिवांश बताओ। यस सर क्लियर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का मुझे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है। तो आप ये देखिएगा द मास ऑफ सन, सन का मास 2 into 30 किलोग्राम, अर्थ का मास 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो हम बोलेंगे F is equal to G m1 m2 upon r square। F is equal to G m1 m2 upon r square। ये हो गया। और जब यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -11। तो मैं वही वाली वैल्यू दूंगा यहाँ पर 6.67 into 10 की पावर -11। तो देखिएगा इसमें कैपिटल F is equal to 6.67 into 10 की पावर -11, ये वैल्यू हो गई कैपिटल जी की। अर्थ का मास कितना है, 6 into 10 की पावर 24, 6 into 10 की पावर 24। सन का मास कितना है, 2 into 10 की पावर 30, 2 into 10 की पावर 30। जी ये हो गया जी, ये हो गया m1, ये हो गया m2, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.5 into 10 की पावर 8 किलोमीटर दे रखा है। लेकिन किलोमीटर जो होती है वो ऐसा यूनिट नहीं होती डिस्टेंस की, वो होती है मीटर। तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा। मीटर में कन्वर्ट कैसे करा जाएगा कि इसको आप 1000 यानी कि 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मतलब ये जो r है, ये r क्या हो जाएगा, 1.5 into 10 की पावर 8 into 10 की पावर 3 मीटर।
ठीक, 10 की पावर 3 मतलब 1000। ऐसे ही करते हैं ना, जब किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही करा है यहाँ पर काम। तो देखिए ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 प्लस 3 11, 10 की पावर 11 मीटर। तो इसको यहाँ डिनोमिनेटर में लिखिएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर का होल स्क्वायर। 6 टू 12, 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 6 टू 12, यहाँ पर लिख दीजिए 12। फिर 24 प्लस 30 कितना हो गया 54, और 54 10 की पावर 30 प्लस 10 की पावर 24 कितना हो गया 10 की पावर 54 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 11। स्क्वायर से छोड़ो, 1.5 का जब स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। आदित्य समझ में आ रहा है? फिर 10 की पावर 11 का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ओके, 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 10 की पावर 11 की पावर 2, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वो हो जाएगा 10 की पावर 22, 10 की पावर 22। फिर 12 मल्टीप्लाइड बाई 6.67, तो 12 7 जा 84, 8 कैरी, 12 6 जा 72 और 8 80, 8 कैरी, और फिर 12 6 जा 72 और 8 अगेन 80, 80.04 सॉरी 80.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 54 इंटू 10 की पावर माइनस 11, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 54 माइनस 11, और ये 22 ऊपर आ गया, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 22, और अपॉन में 2.25। ठीक, 80.04 को मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूँ 2.25 से, और देखता हूँ क्या वैल्यू आती है। एट्टी पॉइंट जीरो फोर डिवाइड बाई 2.25, 35.57 वैल्यू आ रही है 35.57। तो ये दोनों का तो डिवीजन हो जाएगा 35.57 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 54 माइनस 11 माइनस 22, 35.57 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 54 माइनस 33, कितना हो जाएगा 10 की पावर 21, इतना न्यूटन हो गया। बताइए जी सभी को क्लियर? क्लियर है? बिल्कुल सही है। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप लोग वेट करिए, मेरा जो वीडियो है 1 मिनट के लिए पॉज होगा। चलिए जी, इसमें अब देखते हैं, ये हो गया हमारा 35.57 इंटू 10 की पावर 21 न्यूटन। बताइए जी यहाँ तक क्लियर था सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ इधर। नोट करिएगा, अ पीस ऑफ स्टोन। चलिए हम लोग का काम बढ़ जाएगा। क्या बेटा? क्या बोल रहे हो दिव्यांश जी? सब चलिए नोट करिएगा, a piece of stone is thrown vertically upwards. A piece of stone is thrown vertically. A piece of stone is thrown vertically upwards
Full stop. It reaches the maximum height in 3 seconds. It reaches the maximum height. It reaches the maximum height in 3 seconds. 3 सेकंड में वो ऊपर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है. Full stop. If the acceleration of the stone be 9.8 meter per second square, if the acceleration of the stone be 9.8 meter per second square, 9.8 meter per second square, directed towards the ground, directed towards the ground, directed towards the ground, comma, calculate the initial velocity of the stone, calculate the initial velocity. क्वेश्चन इधर दिख रहा हूँ, नीचे आएगा नहीं. Calculate the initial velocity of the stone. Calculate the initial velocity of the stone with which it is thrown upwards. With which it is thrown upwards. With which it is thrown upwards. अब देखिएगा इसमें क्या है कि हमें ना ये दे रखा है कि एक कोई स्टोन है, उस स्टोन को मैंने लिया और स्टोन को लेकर मैंने ऊपर फेंक दिया. ठीक है, तो जब हम स्टोन को ऊपर फेंकेंगे तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्टोन को लो या बॉल को लो या किसी भी और बॉडी को अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो क्या हो जाता है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी उस केस में जीरो नहीं होती, क्योंकि हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो कुछ ताकत लगाकर फेंक रहे हैं, हम उसमें कुछ ताकत लगा रहे हैं, मतलब हम उसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती. लेकिन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट धीरे 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 ऊपर जाता है, ऊपर एक अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचकर उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है. ठीक है, वो ऊपर कुछ मतलब बहुत ही छोटे से एक इंस्टेंट के लिए रुकता है और एकदम से नीचे आने लगता है. तो जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकता हूँ तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि स्मॉल जी जो ग्रेविटी है, वो तो इसको हमेशा नीचे की तरफ खींचती रहती है. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू वैसे तो नेचुरली तो 9.8 होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और जी नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो मैं उस जी को -9.8 लेता हूँ, बिकॉज मेरा मोशन ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल जी वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इस वजह से मैं जी को -9.8 लेता हूँ. इन्होंने पहले दे रखा है, if the acceleration of the stone be 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड. ये इतना ना भी देते तो भी हम समझ जाते हैं कि भाई हमें ये वैल्यू 9.8 ही लेकर चलेंगे, और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस का 9.8 लेकर चलेंगे. तो कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद व्हिच इट इज थ्रोन अपवर्ड्स. तो हम कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते हैं u. ये कितना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब ऑब्जेक्ट, जब पीस ऑफ स्टोन को मैंने नीचे से ऊपर फेंका तो ऊपर पहुंचकर फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो. ठीक, तो हम ये कहेंगे कि इसकी फाइनल वेलोसिटी v ये तो हो गई जीरो. तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है जीरो. कितनी देर में पहुंच रहा है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर, 3 सेकंड्स में.
तो टाइम कितना हो गया 3 सेकंड्स। u है, v है, t है और a दे रखा है। a की वैल्यू है -g क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कितना हो गया -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, u v a t बताइए जी कौन सी इक्वेशन लगाऊं, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाएं अक्षर? सर फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल ठीक। तो हम ये कहेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस a t। v कितना है 0, u मुझे निकालना है, प्लस a की वैल्यू कितनी है -9.8 और टाइम कितना है 3 सेकंड्स। 0 इज इक्वल टू u और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये प्लस का है ये माइनस का है। 3 8 जा 24, 2 कैरी आ गया, 3 9 जा 27 और 2 29, 29.4। अब इस u को इधर ले लो, माइनस u इज इक्वल टू -29.4, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो u की वैल्यू हो गई 29.4 मीटर पर सेकंड। बताइए जी क्लियर है? Initial velocity with which the stone was thrown is 29.4 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया सभी को? बोलिए। Yes. ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था कि स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका गया। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें है अगला है a stone falls from a building। A stone falls from a building। A stone falls from a building and reaches the ground 2.5 seconds later। And reaches the ground 2.5 seconds later। Full stop। How high is the building? How high is the building? ठीक है, बस इतना दे रखा है और हाँ दिया है कि g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है। तो देखिएगा क्या करेंगे इसमें हम। A stone falls from a building and reaches the ground 2.5 seconds later। हमने कहा कि जब ऊपर से कोई स्टोन गिरता है नीचे तो मैंने उसमें कोई वेलोसिटी नहीं लगाई, हमने उसको ऐसे ही देखा कि वो गिर गया नीचे, ऊपर से नीचे गिर गया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इसको बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल के क्वेश्चन हमने करे थे, वही एग्जांपल है यहाँ पर कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी स्टोन की वो हो गई 0। तो u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 मीटर पर सेकंड। ठीक, एंड रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकंड्स लेटर। टाइम कितना दे रखा है 2.5 सेकंड्स। रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकंड्स लेटर। ठीक है, और g की वैल्यू a कितना है, a होता है एक्सेलरेशन, यही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो इस केस में हम लेंगे इसको पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे की तरफ लग रहा है और हमारा स्टोन भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा।
तो प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गया, U है, T है, A है। अब ये पूछ रहे हैं हाउ हाई इज द बिल्डिंग, यानी कि डिस्टेंस पूछ रहे हैं। और अब ग्रेविटेशन के केस में जब ये फ्री फॉल के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हम हाइट को ही एस बोल देते हैं, ये हाइट ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, तो आप ये देखिएगा U, T, A और S ये 4 वेरिएबल्स हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा मैं, बताएंगे दिव्यांशी? दिव्यांशी कौन सी इक्वेशन यूज करूं मैं? The third. सर सेकंड यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब उसमें टाइम है ही नहीं तो मैं थर्ड इक्वेशन कैसे यूज करूं? हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, आई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और s क्या है यहाँ पर, h इज इक्वल टू ut, ये क्या है g, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u है 0, टाइम है 2.5, तो 0 इंटू 2.5 प्लस हाफ, जी कितना है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना 2.5 का होल स्क्वायर। 0 इंटू 2.5 तो देखिए 0 हो गया, 2 को इससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे 9.8 को तो ये हो गया 4.9। 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 2.5 का स्क्वायर क्या हो गया 6.25। आपको 4.9 और 6.25 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 6.25, ये हो गया 30.625। ये आ गया 30.625 मीटर। बताइए जी सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. मिनट आंसर देख लेता हूँ उसका। 30 पॉइंट, इन्होंने सिर्फ 30.6 दे रखा है, ठीक है, हमारा 30.625, हमारा ज्यादा एक्यूरेट 30.625 मीटर। ठीक, तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले हों, चाहे वो हमारे फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस हों, तो ये वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करिए जितने भी हैं। और आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। कल और परसों मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा। ठीक, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से मैं इस दौरान टेस्ट नहीं ले पा रहा, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। आप लोग अपने डाउट्स के साथ में कल मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा और परसों आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है? चलिए जी, फिर आज इतना ही करेंगे। चलिए, ओके Sir, correct. ओके।